डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिलीज़ खैरियत के साथ होंगे और इस दुआ के साथ स्टार्ट करें। अल्लाह ताला हम सब को, हमारी फैमिलीज़ को, इस प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को इस मुज़ी वबा और मर्ज़ से महफूज रखें। अगर कुछ लोग इन्फेक्टेड हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन अस्सलाम सर। सर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। जल्दी से मुझे बताएं तो ये कि लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा। सर हाँ जी बाबा साथ बेटा बोलो। सर वो फ्रीन का मैसेज आया है, इसके अंदर लैपटॉप का इशू आ गया, तो वो कह रही है कि इसको प्रेजेंटर हटा के किसी और को बना दें। चलो किसी और को बना देते हैं हम जी। तो पहला स्टूडेंट भी हमारे पास हसीब आमर। हसीब बेटा ये बता भाई, आपके पास लैपटॉप है? हसीब आमर चलो जी, एक ऑफ़र मैंने अभी यहाँ पर तस्कीन ज़हरा बेटा ये बताओ भी तस्कीन कि आपके पास लैपटॉप है, अभी क्या यूज़ कर रहे हो? यस सर, लैपटॉप है। तो बेटा रेज योर हैंड, मैं आपको बना रहा हूँ राइट नो प्रेजेंटर, तो बाकी लोगों को अटेंड बनाते हैं। रेज योर हैंड प्लीज़। तो तस्कीन बेटा जो भी ज्वाइन करे आप क्या करो, उसका टेंटी बनाते जाओ। अच्छा जी, आप अपना हाथ नीचे कर सकते हैं तस्कीन। हाँ जी बच्चों, पूछ रहा था कि आप लोगों ने लास्ट सेक्शन के अंदर क्या पढ़ा, क्या सीखा। हमने बात की थी डिफरेंट मैथमेटिकल मॉडल ऑफ सेलेक्टिंग फाइंडिंग डिजायर्ड लोकेशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले जो मेथड आप लोगों ने पढ़ा या सीखा था, इट्स नेम इज़ फैक्टर एनालिसिस मेथड है। उसके बाद आपने काम किया था कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस पर किया था। लास्ट पर हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेथड। कोई ऐसा स्टूडेंट जो जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन करें ये तीनों मेथड के हैं, कैसे इनको अप्लाई करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट ओके जी लोकेशन। हाँ जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास स्ट्रक्चर रेटिंग मेथड है, हम उसमें देखते हैं कि हमारे जो यानी कि जो प्रोडक्ट है या जो हमारे जो गोल है वो किस चीज़ पे ज़्यादा बेस करें, या हमारा जो क्लाइंट है या जो हमारा कस्टमर है वो क्या चीज़ मांग रहा है। हम एक लिस्ट बनाते हैं उन फैक्टर्स की, यानी कि जो हमारे की फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम उनको वेटेज देते हैं कि कौन सी जो है वो फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और कौन सा कम रखता है। तो उसके बाद हम उनको जब वेटेज दे देते हैं तो फिर हम उनकी इंपॉर्टेंस नंबर यानी कि उनको हम आउट ऑफ नंबर देते हैं। इस तरह हमारा जो फैक्टर रेटिंग मेथड है वो कंप्लीट होता है। फिर जब कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस आता है तो कॉस्ट वॉल्यूम में हम हर चीज़ का वॉल्यूम देखते हैं, जिस तरह हमने कल बात की थी। एग्जाम्पल में हमने 3 कंट्रीज़ की बात की थी कि वहाँ पे हमें एक कॉस्ट जो है वो इतनी क्वांटिटी पे कितनी पड़ रही है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमें 1000 से ऊपर बेनिफिट कहीं पे है तो वो कौन सी कंट्री है, और अगर हम हमारी प्रोडक्शन 1000 से कम है तो वहाँ पे इनमें से कौन सी कंट्री हमें बेनिफिट दे सकती है, वो उस बेस पे होती है। और लास्ट वन सर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले का ये है कि हम अप्रोच करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटरशिप के करीब हो, मीन्स के हमारी जो लोकेशन है वो ऐसी हो कि हम सबसे करीब इक्वली हो। अगर इक्वली ना हो तो कम से कम बहुत ज़्यादा फासला ना हो, हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इतना ज़्यादा कोई बड़ा मसला ना हो। ठीक है बेटा जी, वेल डन, एक्सीलेंट। तो राइटली आपने ओवरव्यू दिया इन तीनों मेथड का। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आपने मुझे बताना कि सपोज आप विज़िट करते हैं और आप डेली बेस पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का विज़िट करते हैं, और जब अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपका पर्सनल एक्सपीरियंस आपने विज़िट किया और आपने बोला वाओ व्हाट एन अरेंजमेंट और व्हाट अ लेआउट ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, और दिल करे बार बार आप विज़िट करें या लोगों के साथ शेयर करें भी मैंने उस यूनिवर्सिटी का, उस हॉस्पिटल का, उस बैंक का, उस रेस्टोरेंट का मैंने विज़िट किया और डेट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सीलेंट इंटीरियर डेकोरेशन, उसका था बड़ा एक्सीलेंट था। तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके जहनों में कोई नाम आता हो? तो जनरली हम लोग सर्विस सेक्टर में कोई
रिटेल शॉप हो सकती है, रिटेलर हो सकता है, वेयर हाउस वैसे रेयर हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपने कभी विज़िट किया, कभी वेयर हाउस का ना भी है, तो रिटेल का तो हम विज़िट करते हैं। और बैंकिंग सेक्टर है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, तो आप किसी से इंस्पायर हो उसके इंटीरियर डेकोरेशन से। सर रावलपिंडी में ना एक हॉस्पिटल था, वहाँ पे मेरा एक दफ़ा चक्कर लगा था, होली हॉस्पिटल का उस नाम है। तो सर वहाँ पे सफाई का जो निज़ाम था और जो उनके जो स्टाफ का स्केड्यूलिंग थी ना, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थी। मीन्स कि अगर एक टाइम है ना कि ये नहीं कि वो आपको उस टाइम के बाद नज़र आएगा स्टाफ वहाँ पे। एक टाइम जो स्टाफ वहाँ पे प्रेजेंट है उसका एक लिमिटेड टाइम है कि उसने इस टाइम तक अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो देनी है। उस टाइम के बाद वो स्टाफ आपको वहाँ पे नज़र नहीं आता, और कोई भी स्टाफ ये यानी कि अपनी ड्यूटी से भागता नहीं है। उनको जो ड्यूटी दे दी गई है, उनको आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा अगर वो कोई काम कहते हैं ना, तो वो अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं, उनका मुँह नहीं बनता। तो वहाँ पे जाने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ था। थैंक यू तैयब मेहताब बेटा जी, वेल डन। तो इन्होंने जो मैंने नाम पिक किया, हॉली रेस्टोरेंट इन इस्लामाबाद बात की, अगर यही नाम था, अगर कोई वेरिएशन हॉस्पिटल नहीं। सर, हॉस्पिटल। अच्छा हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल की बात की, ठीक है। और हॉली हॉस्पिटल की बात की इन इस्लामाबाद। और किसी का जी एक्सपीरियंस है? उन्होंने बात की कि प्रोफेशनलिज्म ऑफ द स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसका, ठीक है, पोलाइटली कर्टियस है, तो ये बड़ी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं इन केस ऑफ हॉस्पिटल। और ज़ाहिर है कि आप बाहर टेंशन के अंदर होते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर कोई भी खुशी से रेयर जाता है, कोई ना कोई इशू होता है। तो उस केस में अगर लेट से अगर आपका वहाँ जो पैरामेडिकल स्टाफ है कोऑपरेटिव है, काइंड है और कर्टियस है, तो ये चीज़ें आपको मैटर करती हैं, और इसीलिए तैयब मेहताब ने उसका जिक्र किया। इसके अलावा कि और कोई स्टूडेंट शेयर करना चाहिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस? सर मैंने विज़िट किया था XYZ में, और अप्रोच या प्रोफेशनलिज्म ऑफ अ स्टाफ या इंटीरियर डेकोरेशन, अभी उन्होंने क्लीनिनेस की बात की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोगों को अट्रैक्ट करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक हमारा, अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस कोई ऐसा नहीं है या राइट नो आप नहीं शेयर करना चाहते दोनों केसेस में, इसका बेनिफिट ये होता है कि अभी आप टॉपिक करने जा रहे हैं वो लेआउट स्ट्रेटजी है। तो लेआउट यही अरेंजमेंट, पहले तो इसका मैं थीम आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ अ थीम, बेसिक थीम ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेआउट स्ट्रेटजी, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ OM। जिनके पास कॉपी पेंसिल है ज़रा प्लीज़ ज़रा लिखें पहले तो इसकी एक ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखें कि ये है क्या, व्हाट इज़ अ लेआउट स्ट्रेटजी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉपी पेंसिल अगर नहीं भी जल्दी से पकड़ लें, तो मैं ऐसे बोलने लगा हूँ, लिखें। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ it is an arrangement of all possible resources, all possible resources. It is an arrangement of all possible resources to utilize them effectively and efficiently, effectively and efficiently to get competitive, to get competitive advantage, to get a competitive advantage. अगर किसी ने लिख लिया तो रिपीट कर सकते हैं। एनीवन मे रिपीट कि सर ये मैंने लिखा है और मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, ये मैंने लिखा है। Layout strategy is an arrangement of all possible resources to utilize them effectively and efficiently to get competitive advantage. ठीक है जी। तो ये मेहताब बेटा जो आपने बात की है ना, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड ऑफ माउथ होता है, मार्केटिंग में हम बोलते हैं, तो ये उसी वक्त होता है कि इफ़ यू आर डिलाइटेड बाय द सर्विस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, अदरवाइज ये वर्ड ऑफ माउथ नहीं होता। हम लोगों को रिकमेंड नहीं करते, किसी की तारीफ़ें नहीं करते, तो ये उसी सूरत में पॉसिबल है कि अगर हम डिलाइटेड हैं बाय द सर्विस ऑफ अ
परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप लेआउट आपको एक कंपेटिटिव एज देते हैं, डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ अ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हमारा फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं होता लेकिन सर्विस सेक्टर के अंदर हमारा फ्रीक्वेंटली विजिट होता है। सर्विस सेक्टर की एग्जांपल है सबसे बड़ी तो एजुकेशन सेक्टर है, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं, ठीक है जी। समटाइम्स सिलेबस एक जैसे ही होता है डिफरेंट स्कूल्स या कॉलेजेस के अंदर, तो उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका टीचिंग अप्रोच होती है, वो आप उनको कंपेटिटिव एज देती है। जैसे सपोज अज्यूम करते हैं पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट स्कूल सिस्टम है, वो LGS है, बीकन हाउस है, ठीक है जी, ये ग्रुप हैं, और एलीट क्लास के लिए नीचे आते जाएं, और इसी तरह आपको अलाइड भी मिलते हैं, एजुकेटर भी मिलते हैं, और डिफरेंट नीचे आते जाएं। पब्लिक सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, और कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स भी हैं, जैसे एचिसन स्कूल है लाहौर के अंदर, और चांद बाग है शेखुपारा के अंदर बोर्डिंग स्कूल है, और इसी तरह एक्सेप्शनल। तो हालांकि सिलेबस एक जैसे ही होगा। लेट्स से अगर ओ लेवल का सिलेबस है तो ओ लेवल का है, अगर मैट्रिक का सिलेबस है तो पूरे पाकिस्तान में सिलेबस एक जैसा होता है। फिर लोग क्यों प्रेफर करते हैं वन ऑर्गेनाइजेशन अगेंस्ट अनदर? ड्यू टू देयर इन्वायरमेंट, ड्यू टू देयर अप्रोच, ठीक है जी, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ आती है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ है, और अगर आप आउटलाइन का कंपैरिजन करें ऑफ UCP और रेस्ट ऑफ द जो आपके कंपेटिटर्स लोकली या इंटरनेशनली, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगी। वेरिएशन नहीं है इसलिए नहीं आती कि लोगों का अवेयरनेस है, लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, लोग बेंचमार्क कंपैरिजन कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के विद द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड। अच्छा जी, इसी तरह ये लोग कंपेटिटिव, और एजुकेशन के बाद आपके पास बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी के अंदर आपके डिफरेंट ये होटल आपके पास आ जाती है, रेस्टोरेंट आ जाते हैं, जब जहाँ विज़िट करते हैं, और डेली बेस पर भी हो सकता है, ठीक है जी। और जैसे ये समर वेकेशन आ रही है, इन दोनों भी हॉलीडेज़ आ सकती हैं। और फिर हॉस्पिटल की एग्जांपल है, बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल है, रिटेल स्टोर है। ये तमाम जो नाम बोलेंगे डेली बेस पर हमारा किसी न किसी विजिट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर कंपेटिटिव एज आपको देता है आपका लेआउट, आपकी अरेंजमेंट। तो घर के अंदर भी लोगों का उन्होंने बड़े अच्छे लिए अपने घर को इंटीरियर उनका डेकोरेट किया होता है, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं आपको। तो इसी तरह हमारी जो सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, गिवन टॉपिक है, कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, इट्स नेम इज़ अ मैकडोनल्ड, तो हम देखते हैं उसके अंदर क्या उसके की फीचर हैं जो उनको कंपेटिटिव एज देते हैं। तो इसी तरह जी मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो रीड करेगा ये जो आपके सामने स्लाइड नंबर 2 है, ये आउटलाइन ऑफ चैप्टर नंबर 9 है, ये जो लेआउट स्ट्रेटेजी उसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो एनीवन मे रीड। ओके हाँ जी। सर। ग्लोबल कंपनी प्रोफाइल मैकडोनल्ड, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ लेआउट डिसीजंस, टाइप्स ऑफ लेआउट, ऑफिस लेआउट, रिटेल लेआउट, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज लेआउट। थैंक यू बेटा जी। अब हमने एज अ OM स्टूडेंट लर्न करना है जी, ये जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो इनका बेस्ट लेआउट, पॉसिबल लेआउट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देखेंगे। अभी मैंने दिया ये आपको कंपेटिटिव एज देता है, तब भी आप इंस्पायर होते हैं। अगर कोई यहाँ पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कोई स्टूडेंट यहाँ पर हैं, तो अगर वो लाहौर के रहने वाले हैं तो उनको ना एक विज़िट करवाया जाता है सेकंड ईयर में जाके, UCP का। ये मैंने देखा अक्सर स्टूडेंट आते हैं, वो बॉयज़ गर्ल्स दोनों आते हैं, और उनको बताया जाता है कि आपका अगर ये आप इसी UCP का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, और उनको जो जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो जो ऑफ़र कर रहे हैं यूनिवर्सिटी पंजाब, उनके बारे में उनको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो उनको ज़हन में एक इमेज और ड्रीम डेवलप होता है कि यार वी शुड गेट एडमिशन इन UCP। और ये एक मार्केटिंग टैक्टिक्स होते हैं, और हो सकता है कि आपकी क्लास के अंदर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हों, या कोई प्रपोर्शन हो, मे बी 25-35%। अक्सर मैं जब ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं तो लोग बताते हैं सर मैं भी ज्वाइन किया था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज से या। तो ये एक उनको बेनिफिट होता है इंट्रोडक्शन करवाने का, ठीक है जी आपका। ये वो लोग इंस्पायर किससे होते हैं? वंस अगेन लेआउट,
तो लेआउट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अभी देखेंगे कौन सी टाइप्स कितनी होती हैं। ऑफिस लेआउट क्या होता है जिससे हम अक्सर हमारा वास्ता पड़ता है। फिर रिटेल लेआउट, ये भी हम अगर डेली बेस पर नहीं होता तो वीकली बेस पर, फोर्टनाइटली या मंथली हम लाजमी विजिट करते हैं। और वेयर हाउस है डिफरेंट एग्जांपल है, फॉर द स्टडी पर्पस है, तो ये हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट तो ये बेटा आप इसी को पढ़ दें, ये आउटलाइन की कंटिन्यूटी है, फिर किसी और स्टूडेंट को बुलाएंगे। स्लाइड नंबर 3। आउटलाइन फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट, वर्क सेल्स, रिपीटेटिव एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे जी इसके अंदर फिक्स पोजीशन लेआउट किसे कहते हैं, ये प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोसेस होता क्या है, और इसके रेलिवेंट लेआउट कैसे डिज़ाइन करते हैं। वर्क सेल किसे कहते हैं ये भी हम सीखे। वर्क सेल की वैसे हम डेफिनेशन एक जगह लिख चुके हैं जब हमने इसको स्टडी किया था, एचआर के अंदर स्टडी किया हो सकता है, और डिज़ाइन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के। फिर जो रिपीटेटिव प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट की एक एग्जांपल है लेस की। हाँ जी सर, वर्क सेल क्या आपने हाँ लिखवाई जी, थी? तो ये वर्क सेल इज arrangement of resources in manufacturing environment to improve quality, speed and cost of the process. वेल डन, एक्सीलेंट भाई, बहुत अच्छी जी। उसके बाद है जी, अब हम सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आते हैं। मैकडोनल्ड हैं, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि हम सब का एक्सपीरियंस तो है विज़िट करने का। कोई रेयर एग्जांपल हो सकती है कि किसी ने विज़िट ना किया हो, तो वैसे पूछने में कोई हर्ज नहीं है। चलो अगर वो बताना चाहें तो उसकी मर्ज़ी है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम तमाम लोग फेमिलियर हैं और हमने कभी ना कभी मैकडोनल्ड का विज़िट किया है। वो पाकिस्तान के अंदर है, लाहौर के अंदर है, जहाँ भी हैं अपॉर्चुनिटी मिली है। तो ये उसके की सक्सेस फैक्टर हैं मैकडोनल्ड के, और जो उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं और उन्होंने बताया है, ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं 7 इसकी इनोवेशन है और 6 आउट ऑफ 7 प्योरली रिलेटेड टू अ लेआउट स्ट्रेटजी। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जी। सबसे पहले मैं किसको बोलता हूँ जी? तैमूर साहब जी, पहला टॉप ऑफ द लिस्ट इन्हीं का नाम आता है, तैमूर रफ़ी। तैमूर बेटा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है और आपके माइक का कोई इशू नहीं है तो स्लाइड नंबर आपने 4 रीड करनी। Yes, sir. Innovations at McDonald's. Indoor seating, 1950s. Drive-through window, 1970s. Adding breakfast to the menu, 1980s. Adding play areas, late 1980s. Redesign of the kitchens, 1990s. Self-service kiosk, 2004. Now 3 separate dining sections. 6 out of the 7 are layout decisions. थैंक यू बेटा जी तैमूर साहब। मतलब बच्चों जी, इसके जो इन्होंने इनोवेशन किए हैं तो वो बता रहे हैं, ये गिवन है जो अभी मैंने बात शेयर की है, कि जो 7 इनकी इनोवेशन है और उसमें 6 आउट ऑफ 7 प्योरली रिलेटेड टू अ लेआउट स्ट्रेटजी होते भी है, स्पेशली इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर। मैंने बताया कि उसका जो रोल है लेआउट का, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दुनिया इन्वायरमेंट की लिए जाती है, ठीक है, फूड की क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही हैं, टेंजिबल इनटेंजिबल, इन केस ऑफ फूड चेन, ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। तो सबसे पहले जो की सक्सेस फैक्टर हैं इनके, उसके अंदर जो सेलिएंट फीचर हैं, सबसे पहले इंडोर सिटिंग का जो इन्होंने स्टार्ट की है 50s के अंदर, और ड्राइव थ्रू विंडो है। हो सकता है अगर हम सब का एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का ड्राइव थ्रू का एक्सपीरियंस हो, तो इसको इंक्लूड किया गया अपने ऑपरेशन के अंदर 70s के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद ब्रेकफास्ट को ऐड किया गया मेन्यू के अंदर 80s के अंदर। प्ले एरिया, तो अगर रेस्टोरेंट के केस के अंदर है कि हम अगर बैंकिंग सेक्टर की अगर बच्चे एग्जांपल हैं, तो बैंकिंग सेक्टर का तमाम एज ग्रुप का एक्सपीरियंस नहीं होता। आप देखो रेयर एग्जांपल है, बैंक के अंदर अगर किड्स जाएं, ठीक है जी, तो बैंक्स के अंदर अडल्ट जाएंगे, मेच्योर लोग जाएंगे बैंकिंग अगर सेक्टर की, इंडस्ट्री के सर्विस सेक्टर की बात करें। लेकिन जो रेस्टोरेंट और फूड इंडस्ट्री है, यहाँ हर एज ग्रुप जाएगा, किड्स भी जाएंगे, यूथ भी जाएगी, अडल्ट भी जाएंगे, मेच्योर लोग भी जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स भी जाएंगे। तो तमाम के लिए उस लेआउट डिज़ाइन के अंदर अट्रैक्शन होनी चाहिए। तो अभी किड्स को क्या चाहिए? प्ले एरिया चाहिए। वो जहाँ भी जाते हैं तो किड्स की अट्रैक्शन क्या? प्ले एरिया।
तो इस चीज़ को, इसको सेगमेंट के, मार्केट के सेगमेंट को केटर करने के लिए, काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या प्ले एरिया ऐड किया 80s के अंदर, फिर रीडिज़ाइन किया अपने किचन को। तो वंस अगेन, तो अगर किचन आपका ओपन है और लोगों का एक क्यूरियोसिटी होती है यार किचन की क्लीनिनेस क्या, लोग कैसे काम करते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट ये होता है। तो ये अगर आप विजिबल है और आपकी एक्टिविटी लोगों को नज़र आ रही है, क्योंकि लोग हाइड करते हैं, हर आदमी की किचन में किसी को जाने की परमिशन नहीं होती, और अगर आप उसको थोड़ा ओपन करते हैं और ज़्यादा इसको एक्सपोज करते हैं तो ये भी आपका कंपेटिटिव एज देता है। ठीक है जी। उसके बाद सेल्फ सर्विस कियोस्क की बात हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस बच्चे होगा कि आज ज़रूरी नहीं कि हम वेटर को कॉल करें और उसका पहले वेटर का वेट करें, वो बेचारा ऑर्डर लिखे। ठीक है जी। तो आजकल आपके पास जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम बाय द हेल्प ऑफ अ मशीन ऑर्डर प्लेस करते हैं, हमारे पास मेन्यू लिस्ट आ जाती है, हम इजीली टाइम लेते हैं। ठीक है जी। और हमें ये भी नहीं है कि हमारा ऑर्डर जो है, इसमें टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत रेयर चांसेस हैं कि हम कोई और ऑर्डर जो हमने प्लेस किया उसके अदर देन तो ऑर्डर रिसीव करें, तो इसमें एरर के चांसेस हैं वो मिनिमम हो जाते हैं और टाइम सेव होता है। ठीक है जी। और कॉस्ट भी आपकी कम आती है। फिर डिफरेंट डाइनिंग सेक्शन है, अभी कमिंग स्लाइड के अंदर कौन कौन से ये ऑफ़र कर रहे हैं। तीनों एज ग्रुप के लिए हैं, बिजनेस क्लास के लिए भी है, किड्स के लिए भी है। तो ये उन्होंने बताया कि ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे लेआउट के ऑफ मैकडोनल्ड। तो मुझे अब एक स्टूडेंट चाहिए जी, नेक्स्ट वन अफीफ मेरे पास है, स्लाइड नंबर 5 को रीड करने के लिए। अफीफ बेटा, स्लाइड नंबर 5। तो अफीफ का वेट करते हैं, अगर अफीफ का रिस्पांस नहीं मिलता तो स्टैंड बाई मैं कहता हूँ जी हसीब साहब है, हसीब अमर। हाँ जी अफीफ बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है अफीफ बेटा, ये स्लाइड नंबर है ना 5, ये आपने रीड करना। McDonald's new layout, 7th major innovation, redesigning all 30,000 outlets around the world, 3 separate dining areas, vinyl zone with comfortable chairs and Wi-Fi connections, grab and go zone with tall counters, flexible zone for kids and families. Quality layout is a source of competitive advantage. थैंक यू जी अफीफ साहब। अफीफ बेटा आपके ना शायद जो माइक्रोफोन है उसके साथ कोई इशू है, ये हैंड फ्री जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ आपको भी न्यूज़ मिल चुकी होगी, मुझे भी है। और बाकी तमाम लोग प्लीज़ अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट फॉर्म में कर लें, फिर डिस्टोर्शन कम आ जाए। हंसी बेटा आप भी कर लो राइट। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि मेरा कि मैसेज आप लोगों को मिल चुका है कि वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुकी है यूनिवर्सिटी पे, मे भी आज से हो रही है, कल से हो रही है। हाँ आज से हो रही, कल तो फ्राइडे को उन्होंने लिखा था, शायद फ्राइडे के ब्रेक है, फिर कंसेक्टिव हैं 6 डेज़ हैं, 6 डेज़ ऑफ अ वीक आउट ऑफ 7 एक्सेप्ट फ्राइडे उन्होंने बात की जो मैंने। तो आज से स्टार्ट हो रही है या सैटरडे से हो रही है? सर आज से। सर आज से स्टार्ट हो रही है, आज अभी से, मैं होके आया हूँ, लग रही है सबको। अच्छा जी आपको वैक्सीनेशन लग चुकी है मलिक साहब? यस सर। ठीक है जी, बहुत अच्छा। अच्छा जी चलो, ये भी एक फैसिलिटी है, ये देखें ये कंपैटिटिव एज है। मुझे नहीं पता है कि रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ भी ये ऑफ़र दे रही हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, आपका लिंक होता है कि UMT ऑफ़र कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है जो हमारे कंपेटिटर्स हैं ये भी ऑफ़र कर रहे हैं, या हमारे करीब एक बहरिया यूनिवर्सिटी, उसका साइज़ बहुत बड़ा तो नहीं है, एक छोटा सा एक साइज़ है, लेकिन शायद वो पब्लिक सेक्टर की है या जिस तरह भी है। तो मुझे बताएंगे कि और यूनिवर्सिटीज़ भी ये ऑफ़र दे रही हैं ऑन कैंपस वैक्सीनेशन की फैसिलिटी अपने स्टूडेंट्स को? सर UMT का तो पता है कि वो तो नहीं अभी तक दे रही, उसके अलावा UL का भी नहीं दे रही, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी नहीं अभी दे रही, बाकियों का नहीं पता, आई थिंक मुझे लगता है वो भी नहीं दे रही अभी तक, सिर्फ चलो अगर लेट्स से ठीक है जी। ये देखें ये चीज़ होती है कंपेटिटिव एज देना, अगर आप प्रोएक्टिव अप्रोच इसे कहते हैं कि आप एक अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स से जैसे भी अरेंज किया तो उन्होंने अरेंज कर दिया अपने स्टूडेंट के लिए। ठीक है जी, अगर यही है
इफ़ यू वांट टू बी अ लीडर इन द मार्केट, तो ये आपकी यूनिवर्सिटी है। मुझे अगर आप ऐसे ही कह रहे हैं अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने नहीं किया तो आपकी यूनिवर्सिटी ने किया, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी ने किया ऐसा। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि क्लास ऑन कैंपस स्टार्ट होने जा रही हैं 14 से, तो इंशाल्लाह हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, अप्रॉक्सीमेटली शायद लास्ट 3 वीक्स होंगे हमारे पास ना, कि वो एक्टिविटी जारी रहेंगी हमारी ऑन कैंपस। एग्ज़ाम से पहले की बात हो रही है। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद और लेआउट फॉर एवर नहीं होता है। आफ्टर सम टाइम इंटरवल वी हैव टू चेंज द लेआउट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। क्योंकि कस्टमर की डिमांड एक्सपेक्टेशन चेंज और कंटिन्यूसली चेंज होती है, उसके साथ साथ हमने रीडिज़ाइन करेंगे और वही ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करती है जिनकी प्रोएक्टिव अप्रोच होती है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की है, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच है। अगर आप प्रोएक्टिव होंगे तो आप सर्वाइव करेंगे, ठीक है जी। अगर आप रिएक्टिव हैं, ठीक है जी, तो आप मार्केट लीडर नहीं बन सकते। अगर आप मार्केट लीडर बनना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, तो यू हैव टू बी अ प्रोएक्टिव, तो प्रोएक्टिव अप्रोच यूज़ करेंगे। और उन्होंने रीडिज़ाइन किया 30,000 आउटलेट्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। फ्रेंचाइज के अंदर जो होता है ये कुछ रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वर्ल्ड वाइड, वो आपको उसको मानना पड़ता है। ये जो डिफरेंट डाइनिंग एरियाज हैं, नंबर 1 लिंगर जोन है विद द कंफर्टेबल चेयर्स एंड द वाईफाई कनेक्शन। तो ये वर्ड है कि वो उस सेगमेंट के लिए है, मार्केट के लिए, जो स्टे करना चाहते हैं, सोशलाइज करना चाहते हैं, उनकी बिजनेस मीटिंग है। तो लेट्स से अगर आपकी बिज़नेस मीटिंग है, ग्रुप आप आ रहा है, तो आप लॉन्गर टाइम के लिए वहाँ स्टे करेंगे। तो ये तो आपने उसको मैनेज करना है। तो ये एरिया उन लोगों के लिए है जो सोशल होना चाह रहे हैं, जो भी उनकी जो मीटिंग है। तो अभी राइट टू मैं बिज़नेस का टर्म यूज़ कर सकता हूँ और आप और भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं सोशल होने के लिए। अच्छा जी, ग्रैब एंड गो जो एरिया, वो सेगमेंट, वो एरिया बच्चों जिनके पास टाइम नहीं है। लेट्स से अगर आपको लंच ब्रेक है, आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास टाइम कांस्टेंट है, लिमिटेशन ऑफ अ टाइम है, यू हैव जस्ट 15 मिनट्स और मैक्सिमम 30 मिनट्स लंच के लिए, इतना ज़्यादा नहीं है कि आने जाने में भी टाइम लगेगा। तो उन लोगों के लिए ग्रैब एंड गो जोन है विद टॉल काउंटर्स होते हैं। तो स्टूल, ले मैन की टर्म में जो स्टूल वाले होते हैं जी, वो वहाँ बैठेंगे क्योंकि आपके पास आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ खाना है, क्योंकि आपके पास टाइम कांस्टेंट है। तो ये उनके लिए अलग से सिटिंग अरेंजमेंट है। और थर्ड एंड द लास्ट वन है जो फैमिलीज़ के साथ आते हैं। लेट्स से किड्स भी आपके साथ हैं, आप कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कोई एनिवर्सरी है या फैमिली गेट टुगेदर है, तो आपने अरेंज किया है उस फैसिलिटी के अंदर, मैकडोनल्ड के अंदर, तो वो भी कर रहे हैं। बहुत सारे शायद आप लोगों को एक्सपीरियंस हो, तो बर्थडे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जी, किसी का ऐसा एक्सपीरियंस या देखने का एक्सपीरियंस होगा तो आप बता सकते हैं यस सर मेरा एक्सपीरियंस है अपनी फैमिली का, ये फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं। तो ये आपको कंपैटिटिव एज देते हैं। जैसे अभी मैंने एक फैसिलिटी उन्होंने दी है वैक्सीनेशन की, तो ये आपके जहनों में, टीचर के जहनों में भी हमारा मोराल हाई होता है। मोराल कैसे हाई होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोएक्टिव अप्रोच है, भाई रेस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही जो हम लोगों को मिल रही है। तो आप फील मोर कॉन्फिडेंट एंड आल्सो फील प्राउड। तो ये सारी चीज़ें हमें देती हैं। उसके बाद ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं जी इस चैप्टर के। और कौन रह गया जी, हसीब साहब की टर्न रह गई, हसीब अहमद। तो बेटा ये स्लाइड नंबर आपने 6 रीड कर देना। Yes, sir. हाँ जी बेटा, ये स्लाइड ज़रा 6 रीड कर। Learning objects discuss important issues in office layout, define the objective of retail layout, discuss modern warehouse management and terms such as ASRS, cross-docking and random stocking. Identify when fixed position layouts are appropriate. थैंक यू बेटा जी। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्पेसिफिक कंटेंट स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिफाइन एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंटेंट, फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ये 1 2, ये फ्रॉम 1 to 4 है यहाँ पर हम।
और इनको इन डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों अगर किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो प्लीज़ इसे कर लें। और सामने केबल लगी हुई है। असद अली बेटा और अपना अडॉप्टर लिया। हाँ ना, लाइट चली जानी है ना, फिर खुलने वाला है। अच्छा बच्चों भी कोशिश किया करें अपना जो माइक्रोफोन है वो म्यूट फॉर्म में रहें। अगर आपने कोई बात करनी है यू प्लीज़ रेज़ योर हैंड। इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग, वांट टू से समथिंग, तो आप रेज़ योर हैंड तो और आपको 10 लाजमी आएगी। अच्छा ये थे स्लाइड नंबर 6 पॉसिबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप स्लाइड नंबर 7 है रिमेनिंग जो हमारे रह गए। तो मुझे शेख साहब नीचे नज़र आ रहे हैं जी। तो शेख साहब से मेरी रिक्वेस्ट है बेटा जी आप ये ज़रा रीड कर दें। शेख मोहम्मद दानिश है, अगर उनका कोई इशू नहीं है माइक का तो फिर और देख लेते हैं जी। मेरे पास शेख साहब के बाद सर मैं पढ़ूं सर? असद, चलो ठीक है बेटा जी, असद अली आप पढ़ दें। Learning objectives. When you complete this chapter, you should be able to explain how to achieve good process-oriented facility layout, define work cell and the requirements of a work cell, define product-oriented layout, explain how to balance production flow in a repetitive or product-oriented facility. थैंक यू जी असद अली बेटा भी। तो ये रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं और जब इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इनको एक्सप्लेन कर सकें। और उसके बाद जी मेन टॉपिक है कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिस लेआउट। अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ भाई, आप तमाम लोग यूसीपी आपको कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ दे रही हैं? लेट्स से जो मुझे आप बताएं कि सर ये जो फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप अप्रिशिएट करेंगे सर हाँ जी। आज के दिन तो सर यूसीपी जो सबसे बड़ी फैसिलिटी दे रही है वो स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन के लिए जो उन्होंने ऑन कैंपस सेक्शन बना लिया, वो भी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। वेल डन बेटा जी असद अली, थैंक यू जी। हम इसको अप्रिशिएट पहले भी कर चुके हैं और मैंने बताया कि ये कम्पेटिटिव है जी, ठीक है जी। और इसके अलावा लाइव वैक्सीनेशन के अलावा तो जो आपको अदर देन एक तो ज़ाहिर हमारा मेन और प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है यहाँ पर स्टडी, और स्टडी के अलावा जो आपको पैरेलल जो एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो कौन कौन सी? मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, मैं कुछ कहना चाहता था। एक तो सर मुझे लगता है ये जो तहलीकी डिपार्टमेंट है हमारा यूसीपी के अंदर, ये मुझे लगता है बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं है। दूसरा उसके अलावा बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जैसे स्पिरिट यूनिवर्सिटी है, यूएमडी या फिर यूएल, तो मेरे कुछ दोस्त वगैरह पढ़ते हैं तो उनको एक तो जिम उनकी अच्छी नहीं है, जिम और स्विमिंग पूल के लिहाज से, तो अगर अच्छी है तो उनको पे करना पड़ता है, इवन कि हमारा इधर फ्री होता है। उसके अलावा लाइब्रेरी के लिहाज से मतलब कि लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स पढ़ी हुई है मैंने रीड की हैं कुछ, तो काफ़ी मतलब कि मॉडर्न जो बुक्स हैं ना, लेटेस्ट बुक्स, वो काफ़ी पढ़ी हुई, मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। उसके अलावा सर इनका डिपार्टमेंट लाइक मॉडर्न जैसे बीबीए कर रहे हैं तो बीबीए इनका हर दफ़ा अपडेट होता रहता है। इवन कि अभी भी हमने रोड मैप चेक किया तो उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट चेंज हुए हैं जो मतलब कि हमने पहले नहीं पढ़े थे, तो ये मतलब कि टाइम के साथ साथ अपनी चीज़ चेंज करते रहते हैं। वेल डन बेटा जी, एक्सीलेंट मलिक साहब। उन्होंने बताया जो तख्लीक सेंटर हमारे पास है ये ऐसा एक यूनिक फैसिलिटी है, पूरी दुनिया में इस तरफ आ रहे हैं, स्पेशली बीबीए के लोगों के लिए बड़ा है, यानी बिजनेस स्कूल के लिए इन शॉर्ट, नॉट ओनली बीबीए, एमबीए के जितने भी लोग बिजनेस स्कूल या कोई भी और है। अगर आपके पास कोई आइडिया ऐसा है, आप स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं तो आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको बताते हैं कि आपका जो ड्रीम है उसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मेरा ऑफिस उधर ही है तख्लीक बिल्डिंग के अंदर, तो मैं देखता रहता हूँ बड़ा अच्छा उनका लेआउट बड़ा अच्छा है। एक तो लेआउट के जो हम स्टडी कर रहे हैं उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ऐसा लेआउट है, हर किस्म का लेआउट मिलेगा ऑफिस का जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं।
और ये मुझे अच्छा लग रहा। और फिर जब मेरी उनसे डिस्कशन होती रहती है तो मैंने देखा उनकी मीटिंग्स जो वो लोग करते हैं, तो लोग अपने यानी स्टूडेंट की बात हो रही, आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं और उस पर वो मीटिंग करते हैं, बता रहे हैं कि इस को रियलिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये आपकी वो ऐसे कंसल्टेंसी लोगों को प्रोवाइड करना, ये सारी चीज़ें हैं। हाँ जी, मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फर्दर इसमें ऐड करना चाह रहे हैं? यस सर, मैंने एक चीज़ पूछनी थी कि सर आप तख्लीक डिपार्टमेंट में हैं या नहीं है? मैंने सुना था आप भी तख्लीक डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है। नहीं बेटा, मैं तख्लीक डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, मैं तख्लीक बिल्डिंग के अंदर हूँ। ठीक है जी, मेरा ऑफिस तख्लीक ओके बिल्डिंग के सर, अंदर है और सेकंड फ्लोर है जी, रूम 204 है। मेरा ऑफिस इधर है, लेकिन मैं जिस डिपार्टमेंट है वो आपका है जी, वो बिज़नेस स्कूल है। तो मेरी जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिज़नेस स्कूल है, हाँ ऑफिस मुझे मिला है। ज़ाहिर है जब ऑफिस में जाते हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपकी जो नेबर में अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है। तो ये तख्लीक सेंटर, ज़ाहिर है मैंने अपने ऑफिस जाना है तो मैंने ग्राउंड फ्लोर से या बेसमेंट से किसी, तो वहाँ पर उनके रेगुलर इंटरेक्शन रहती है, वो क्या लोग काम करते हैं। तो ज़ाहिर क्यूरोसिटी टीचर की भी होती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ लर्निंग। तो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है, तो दुनिया क्या कर रही है, कौन से लोग आइडियाज़ आजकल उसको इन है, ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी तरफ देखा जा रहा है। ठीक है जी, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अच्छा जी, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जी, आप इसको डिफाइन करेंगे फॉर्मली होता है क्या, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ अ लेआउट। अभी जो आपने इसका थीम लिखा उसके साथ कंपैरिजन भी करेंगे। तो मुझे रिस्पांस नहीं मिला था शेख साहब का, और उसके बाद है जी फ़हाद भट्टी साहब। अगर शेख साहब सो रहे हैं या फ़हाद भट्टी साहब, दोनों में से कोई जो स्टूडेंट है वो जस्ट छोटी सी एक डेफिनेशन है 2.5 लाइंस की, तो आपने जस्ट रीड करना है, वो वंस अगेन एक्सप्लेन मैं करूँगा। शेख साहब हैं जी, मोहम्मद दानिश, कोई रिस्पांस नहीं है फ़हाद भट्टी साहब का। और सर मैं ही पढ़ दूं? मोहम्मद, नहीं एक मिनट सदली, आपके मैं इसके जो है ना आपकी स्पिरिट को अप्रिशिएट करता हूँ, तो मैं कहा बाकी दुनिया भी इसी तरह कुछ स्पिरिट हमें दिखाए। श्याम खान साहब, अगर नहीं आएगा सदली, आप तो है ना हमारे पास, तो श्याम खान का तीसरा। यस सर, यस हाँ सर, जी, श्याम हॉल जी। तो बेटा जी ये स्लाइड नंबर है जी, आपने 8 रीड करनी है। जी सर। Strategic importance of layout decision. The objective of layout strategy is to develop an effective and efficient layout that will meet the firm's competitive requirements. थैंक यू बेटा जी। ये देखिए वही जो आपने थीम लिखा था, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेआउट स्ट्रेटजी इज टू डेवलप effective and efficient layout that should meet the firm's competitive requirement, also provide the competitive advantage। तो ये आपको एक competitive edge देता है। आपका जो लेआउट है, लोग इंस्पायर होते हैं। जैसे अभी आपने मलिक साहब ने बात की है, जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ है वो स्विमिंग पूल की है, ठीक है, जिम की है। तो मुझे आपने बताना है कि जो स्विमिंग की या जिम की फैसिलिटीज़ है, दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, या ओनली फॉर बॉयज़ हैं? ठीक है जी, सर गर्ल्स दोनों के के लिए लिए है। फैसिलिटी गर्ल्स का टाइम दोनों होता है के। स्विमिंग का 12 से 4 बजे का, उसके अलावा बाकी अच्छा, टाइम बॉयज़ का होता है। जिम तो सेपरेट है ना, गर्ल्स की सेपरेट और बॉयज़ की सेपरेट। ठीक है, वेल डन। तो ये देखिए उन्होंने ये भी एक कंपैरेटिव एज है कि तमाम स्टूडेंट्स को उन्होंने इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारी यूनिवर्सिटी के ये जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। अब आते हैं जी वो तमाम पॉइंट सेलेक्ट से, अगर हम फ्यूचर के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले टू डिज़ाइन द लेआउट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी डिज़ाइन द लेआउट एंड व्हाट आर द प्री रेक्विजिट ऑफ डिज़ाइनिंग द लेआउट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो आपने देखा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो लेआउट है तख्लीक बिल्डिंग का, ठीक है, एक इसकी जो एग्जांपल है, अभी जो लेआउट हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑल पॉसिबल लेआउट्स ऑफ ऑफिस स्ट्रक्चर, वो सारे के सारे आपको तख्लीक बिल्डिंग के अंदर मिलेंगे। और वो कौन कौन से होते हैं अभी मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो हम जब भी लेआउट डिज़ाइन करेंगे, तो ये जो स्लाइड है देयर इज़ द आंसर, इन पॉइंट को हम कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, बिफोर द डिज़ाइनिंग ऑफ द लेआउट ऑफ एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑफिस है, लेट्स से वो रिटेल है, वो वेयर हाउस है, वो वर्क सेल का अरेंजमेंट है,
वो प्रोसेस ओरिएंटेड है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, किसी किस्म का भी लेआउट हो, ये जेनेरिक हमारे पास एक रूल्स है, इन पॉइंट्स को हमने कंसिडर करना है। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जो इसको रीड करे जी। देखते हैं जी हमारे पास नेक्स्ट वन कौन है जी, मोहम्मद साद बेटा। तो साद ये स्लाइड नंबर 9 बेटा आपने रीड करनी है। जी सर। ये जो स्लाइड नंबर 9 आप रीड करें सर। लेआउट डिजाइन कंसिडरेशंस, हाई यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, इक्विपमेंट एंड पीपल, इम्प्रूव फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल्स और पीपल, इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोरल एंड सेफर वर्किंग कंडीशंस, इम्प्रूव कस्टमर क्लाइंट इंटरेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी। थैंक यू बेटा। लेट्स सी अगर फ्यूचर के अंदर आपको कभी ये अपॉर्चुनिटी मिले, इंशाल्लाह लाजमी मिलेगी, तो फिर हम क्या करेंगे जी। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं। तो रिसोर्सेज के अंदर सपोज वी हैव अ स्पेस, वी हैव अ इक्विपमेंट, वी हैव अ पीपल। तो पहला पॉइंट है कि आपने हायर यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्पेस, इक्विपमेंट एंड द पीपल, इसको मेक श्योर करना है। ये ऑल पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है जी। उनको आपने इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो उसके बाद आप इम्प्रूव करेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स और पीपल। तो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चीज़ें मूव करती हैं, इंफॉर्मेशन मूव करेगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। जैसे अभी उन्होंने इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वैक्सीनेशन की, ठीक है जी, फ़ौरन आपको ये मैसेज कम्युनिकेट किया और इस तरह उन्होंने आईटी सिस्टम डेवलप किया, यूसीपी ने या रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ने इंस्टेंटली। आपने पहले अगर आपको देखा, उससे पहले उन्होंने ओपनिंग का उनका प्लान था 21 जून, और उसके बाद उन्होंने रिवाइज़ किया अपने प्लान को। उन्होंने कहा जी ये जो वीक है बजाय हम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करते हैं जी, हमारे पास जो लाहौर के रहने वाले हैं उनके लिए ईजीली है कि आप आएँ और अपनी वैक्सीनेशन लगवाएँ। और फिर इस पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया। अभी घर यहाँ पर यूनिवर्सिटी आने से पहले आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करना है। आपके सामने पिक्चर डेवलप होगी, ये प्रोसेस कैसे चलेगा, इसका स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 4। हाँ जी बच्चों, आपको ऐसे ही मैसेज मिला ना कि हर स्टेप को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 2 के अंदर ये सारा का सारा ऑपरेशन से रेलिवेंट है, ताकि हमारे पास अगर स्टूडेंट आए वो ब्लाइंड ना हो, ये पता ही नहीं हमारा क्या होने वाला है। तो उनको गाइड किया गया, एजुकेट किया गया, भाई आने से पहले ये मेक श्योर करते हैं तमाम चीज़ों को। आपके पास स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए, आपके पास मास्क होना चाहिए, आपके पास वाटर बोतल होना चाहिए, ठीक है जी, और खाली पेट ही आना, कुछ लाइट सा, ये सारी चीज़ें ना। क्योंकि एक तो वैसे वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है लाहौर के अंदर, तो बहुत ज़्यादा है, और बाकी अगर आउटसाइड है तो बता सकता है, वो कहेंगे हम कौन सा सर इतनी दूर रह रहे हैं। तो पूरे मुल्क में अंदर अप्रॉक्सीमेटली सम एक्सटेंड अगर कोई नॉर्दर्न एरिया का हमारा स्टूडेंट क्लास में नहीं बैठा, तो लाहौर के अंदर तो इस वक्त गर्मी बच्चा अरूज पर है। और मोबाइल पर मैं देख रहा था टेम्परेचर 42 था, फील लाइक 47 या 48, ठीक है जी। ये एक सफोकेशन है और भी चीज़ें इसी तरह हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है जी, ये हम मूव करेंगे इंफॉर्मेशन, मटेरियल फ्लो, फिर करेंगे अगर आपका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे लेट से कोई लोग जॉब कर रहे हैं ऐसे हॉस्पिटल के अंदर, ऐसी यूनिवर्सिटी के अंदर, ऐसे बैंक के अंदर, ऐसे रिटेल के अंदर जिनका आउटस्टैंडिंग लेआउट है, तो आपका मोरल हाई होगा, आप प्राउड फील करेंगे। जैसे मलिक साहब ने बताया कि रेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको पैसे पे करने पड़ते हैं, यहाँ पर वो नहीं है, तो ये आप प्राउड फील करेंगे, मोरल आपका हाई होगा। और सेफ़र वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए अगर ऐसा काम की नेचर डिफरेंट है, और तो हर काम के अकॉर्डिंगली आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स आप यूज़ करेंगे। तो ये सेफ्टी के लिए हम मास्क यूज़ करें या सैनिटाइज़र है, और वैक्सीनेशन भी इसी के लिए स्प्रेड आउट ना हो। फिर करेंगे ऐसा हमारा लेआउट होना चाहिए कि कस्टमर और क्लाइंट इंटरेक्शन हो, कॉन्फिडेंशियलिटी भी होती है। समटाइम्स लेट से आप डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं, कोई भी रिलेटिव है, पेरेंट्स है, तो समटाइम्स कुछ चीज़ें आपकी प्राइवेसी होती है, ठीक है जी, तो उस चीज़ के अंदर भी है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा रिजिड नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब करें आप रिजिड हो ही नहीं सकते। तो हमारे वो तमाम कलीग्स जिन्होंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया आफ्टर द रिटायरमेंट फ्राम द पब्लिक सेक्टर, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही और है, ठीक है जी।
तो उनका और मैंने बाकी लोगों का जिनके साथ काम किया है, अगर आप पब्लिक सेक्टर की आते हैं तो प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में ह्यूज डिफरेंस है इन टर्म ऑफ अ फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर आपने सारी ज़िंदगी प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है तो यू आर ऑलवेज अ फ्लेक्सिबल, यू हैव टू बी अ फ्लेक्सिबल, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फिट इन दिस इन्वायरमेंट। आप मैच अगर आप मिस मैच होगा अगर आप फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है जी, आपने ये चीज़ें आप हमेशा कंसिडर करेंगे बिफोर डिज़ाइनिंग द लेआउट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉट अ स्पेसिफिक, ये जेनेरिक रूल्स हैं, कहीं नहीं लिखा कि हॉस्पिटल्स के लिए, कहीं मेंशन नहीं किया यूनिवर्सिटीज़ के, कहीं मेंशन नहीं किया बैंकिंग सेक्टर के। जेनेरिक रूल्स हैं, जहाँ भी हम इसे डिज़ाइन करेंगे वी शुड कंसिडर दीज पॉइंट्स बिफोर डिज़ाइनिंग द लेआउट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद आते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ अ लेआउट। क्या हमारे सिलेबस के अंदर है ये 7 पॉसिबल टाइप्स हैं। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, कौन सा है जी? उमैर अमान है जी, उमैर साहब। उमैर बेटा जी आपने ना ये स्लाइड नंबर 10 रीड करनी है। उमैर के बाद अगर उमैर का रिस्पांस नहीं है, कोई इशू है, तो उसके बाद नेक्स्ट वन है जी खिज़र हयात। और उसके बाद पहले भी कुछ लोगों का मुझे रिस्पांस नहीं मिला था, शेख साहब का था और इसी तरह और लोगों का भी। उमैर और खिज़र दोनों में से जिसको मेरी आवाज़ आ रही है और उनका साथ कोई इशू नहीं है, तो आपने जस्ट एक सिंपल सी स्लाइड नंबर 10 को रीड करना है। अच्छा जी, दोनों का रिस्पांस मुझे नहीं मिला। नेक्स्ट मैंने जी आया मिस आयशा मलक। मिस आयशा बेटा जी ये स्लाइड नंबर आपने 10 रीड करनी है। अच्छा जी, आयशा की तरफ से भी साइलेंस है। और फिर है जी बिलाल अकबर साहब आ जाते हैं। तो मुझे उमैर साहब का, खिज़र का, आयशा मलक का और बिलाल अकबर का कोई रिस्पांस नहीं मिला। 1 2 3 4 स्टूडेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट वन है जी महानूर। महानूर बेटा, महानूर मुख्तार। Yes, sir. महानूर बेटा जी स्लाइड नंबर 10 अगर आपको विजिबल है तो आपने इसको रिपीट करना है। Okay, sir. Types of layout: office layout, retail layout, warehouse layout, fixed position layout, process oriented layout, work cell layout, product oriented layout. थैंक यू बेटा जी। भाई ये छोटा सा काम होता है, तो इन्हें 1v1 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जस्ट ब्रीफली अभी इनका इंट्रो होगा और इन डिटेल हम अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। 7th को जस्ट इसका ओवरव्यू करेंगे कि व्हाट इज़ ऑफिस लेआउट, क्या होते हैं, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेआउट, एंड व्हाट कुड बी द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ रिटेल लेआउट, वेयर हाउस, फिक्स पोजीशन। इनको जस्ट ओवरव्यू आने वाला है जी। तो मुझे जिन लोगों का रिस्पांस नहीं मिला जी, उमैर साहब हैं, खिज़र साहब हैं, आयशा मलक है और बिलाल साहब हैं। महानूर बेटा एक नेक्स्ट नहीं, आपके नेक्स्ट अभी कॉल करते हैं, देखते हैं। मुबशर साहब हैं जी मेरे साथ, मुबशर फरीद। मुबशर बेटा अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, स्लाइड नंबर आपने 11 रीड करनी है, जस्ट रीड करनी है। अच्छा, ये मुबशर साहब का भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो किंतार शाहिद है जी। यस सर। तो बेटा आपने स्लाइड नंबर 11 रीड करनी है। Okay, sir. Types of layout: office layout, position workers, their equipment and spaces, offices to provide for movement of information. Retail layout: allocate display space and response to customer behavior. Warehouse layout: addresses trade-offs between space and material handling. थैंक यू बेटा जी। तो मैं अभी अटेंडेंस समाप्त करने जा रहा हूँ, अटेंडेंस के बाद फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए तस्कीन ज़हरा बेटा मैं आपको बना रहा हूँ अटेंडी, और आफ्टर अटेंडेंस दोबारा आपको प्रेजेंटर बना दिया जाएगा।
ताकि आप ऑर्डर वाइज आ जाए, किसी के अटेंडेंस मिस ना हो। तो वंस अगेन जो एब्सेंट लोग हैं उन्हीं के नाम में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बाजिक जवेद एब्सेंट है। बाजिक मोहम्मद हसीब जवेद एब्सेंट है। साइम जैदी भी एब्सेंट मुझे नज़र आ रहा है जी। आयशा ईमान, मोहम्मद श्याम खान मुझे विजिबल नहीं है जी। रमशा खालिद एब्सेंट है जी। नेक्स्ट वन गौस अली नसीम एब्सेंट है। काशिफ सुहेल एब्सेंट है। और मोमना खालिद एब्सेंट है। मतीन अहमद एब्सेंट है। नफीसा एब्सेंट है। सर वो मोहम्मद जोएब ज्वाइन नहीं हो पा रहा। ठीक है, मैं देखता हूँ। पहले ज्वाइन था पर उसका फिर वो इशू हो गया। मोहम्मद जोएब। ठीक ठीक है बेटा, कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। मोहम्मद जुहेब एब्सेंट है जी।
सैयद शाहरुख शाह एब्सेंट है, हीरा वकार एब्सेंट है। और मीनवाइल देखते हैं किन लोगों ने अभी ज्वाइन किया, उनको भी चेक कर लेते हैं जी। तीन लोगों ने ज्वाइन किया, एक मेरे पास है जी मोहम्मद साइम खान पहले भी थे, और मतीन अहमद भी है, मोहम्मद जुहेब है। ठीक है बेटा, मैं तीनों को प्रेजेंट मार्क करने जा रहा हूँ। मोहम्मद जुहेब को मैंने कर दिया जी। मतीन अहमद को भी मैंने कर दिया है। श्याम खान को भी मैंने कर दिया जी प्रेजेंट। तो बच्चों जो एब्सेंटीज के नाम जरा सुने। फर्स्ट वन है जो एब्सेंट है, बाजिक जवेद है, मोहम्मद हसीब जवेद है, मोहम्मद साइम जैदी साहब हैं, आयशा ईमान है, रमशा खालिद है, गौस अली नसीम है, काशिफ सुहेल है, मैमुना खालिद है, नफीसा है, सैयद शाहरुख शाह है, हीरा वकार है। ये लोग एब्सेंट है जी, जो जिनके नाम मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अच्छा जी सर मैमुना ने ज्वाइन की थी, उसका मैसेज आ रहा है कि उसका डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसके बाद ज्वाइन नहीं हो रही उसे। किसकी बेटा बात कर रहे हैं आप? मैमुना खालिद की सर। ठीक है जी, मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा बच्चों वापस आते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफिस लेआउट क्या है। आपने पोजीशन करना वर्कर्स को और उनके इक्विपमेंट को, और क्यों करेंगे? फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद रिटेल के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या होता है? तमाम लोगों का एक्सपीरियंस होगा, कोई भी रिटेल की एग्जांपल ले सकते हैं। जो जनरली हम कॉमन एग्जांपल है वो तो ग्रोसरी आप चेन की एग्जांपल ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्सपोजर ऑफ मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ ऑल पॉसिबल आइटम्स ऑफ द रिटेल। जितने भी एक्सपोजर है वो शेल्फ लगी होती हैं, आपने देखा होगा। तो डिफरेंट एरिया हैं, और आप बता भी सकते हैं कि सर हम जब किसी रिटेल के अंदर एंटर होते हैं, वो कन्फेक्शनर्स और बेकरीज भी हो सकती हैं, वो भी रिटेल के अंदर है। आप ग्रोसरी स्टोर की एग्जांपल ले सकते हैं। ये कॉमन है आपके पास हमारी सराउंडिंग के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर ये पॉसिबल रिटेल स्टोर है। ये हम तमाम लोगों का एक्सपीरियंस है, ऑफिस का भी और रिटेल का भी। और अब आते हैं जी वेयर हाउस लेआउट। तो वेयर हाउस आपने देखना है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी। काशिफ सुहेल प्रेजेंट है सर, नेट इशू है काशिफ सुहेल का। ठीक है जी, काशिफ बेटा हम देख लेंगे। और उमैर साहब ने ज्वाइन किया जी। तो कितने लोग, कभी कोई ऐसा हमारी क्लास में स्टूडेंट है जी, कभी आपने वेयर हाउस का विजिट किया हो? कभी ज़रा सोच के बताएं भी, अभी कभी आपने वेयर हाउस का आप? सर काइंडली आप क्वेश्चन रिपीट कर दें, वो नेटवर्क एरर था थोड़ा सा मेरा। ठीक है जी, मैं कह जी आप बच्चों आपने कभी किसी वेयर हाउस का विजिट किया हो?
यस सर। हाँ जी बेटा बताओ, कौन सा वेयर हाउस था, किस किस्म का लेआउट वहाँ पर था, आपको बताएंगे आप हमें? सर कज़न का काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, चाइनीज़ फिटिंग का ना, तो स्विचेस वगैरह होते हैं सर। उसका जो वेयर हाउस है वो है समनाबाद में। तो उसमें क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा काम होता है, उसने वेयर हाउस इस वजह से रखा हुआ है। वहाँ पे जो सारी जो उनकी यानी कि डिटेल के साथ पड़ी होती है सीक्वेंस वाइज के, उनका जो फर्स्ट जो लॉट होता है वो कौन सा है, सेकंड लॉट है वो कौन सा है, सीक्वेंस वाइज सारा पड़ा होता है। मीन्स के आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। आपको ज़्यादा तंग होने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स कि अगर आपको स्विचेस का है वो एक अलग साइड पे, आपके जो है एनर्जी सेवर्स हैं या जो एलईडीज वगैरह हैं वो सारे अलग साइड पे, यानी कि प्रॉपर सीक्वेंस वाइज सारा सूट यानी कि वहाँ पे उन्होंने बनाया होता है, लेआउट प्रॉपर होता है ठीक है सारा। जी, वेल डन। तस्कीन बेटा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वेलकम जी तस्कीन। सर मुझे पूछना था कि आज क्विज नहीं था मेरा। आपका क्विज बेटा, आज तो हमने क्विज डिज़ाइन नहीं किया था। सर लास्ट क्लास में आपने कहा नहीं था कि आज क्विज होगा एमसीक्यूज का? नहीं बेटा, वो तो नेक्स्ट वीक की बात हुई थी, हम नेक्स्ट वीक की बात हुई थी। इसमें इतनी अगर मैं पूछ लेता हूँ, अगर बाई मिस्टेकनली मैंने कोई ऐसी अनाउंसमेंट की है तो मुझे बता सकता है कोई कि सर आपने की है? यस सर, आज की क्लास में था। अच्छा यस सर आपने ट्यूसडे का कहा था। अच्छा ट्यूसडे का, तो बेटा वो नेक्स्ट वीक का मैंने अनाउंस अभी लास्ट लेक्चर के अंदर किया था ना। यस सर। तो मैंने फिर ना नेक्स्ट वो था ट्यूसडे का था। ठीक है जी, मेरे जहन में तो यही है। सर तो ट्यूसडे मलिक का साहब यही कह रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तो कमिंग ट्यूसडे, आज नहीं है मेरे जहन में तो नहीं बेटा, अगर हो सकता है बाई मिस्टेकली, क्योंकि रेस्ट ऑफ द क्लास के साथ ऐसे ही है। तो बाकी लोग भी बता सकते हैं आज है या नहीं है। फिजिकल क्लास में। ठीक है जी। अच्छा जी, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैं बात, किसी ने वेयर हाउस, अच्छा तो ये मेहताब बेटा ये बता भी, वो कोई ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं अपने चीज़ों को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, कोई आइटम्स उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर यूज़ किया हो? यस सर। सर वो स्टॉक मैनेजमेंट का उनके पास एक सॉफ्टवेयर है, वो क्योंकि उनके पास एक वेयर हाउस नहीं है, वो 2-3 वेयर हाउस हैंडल करते हैं। एक उनका लाहौर में है, एक गुजरात में, और एक उनका एक कोर सिटी में है। तो वो सारी जगह का क्योंकि स्टॉक उन्होंने एक ही जगह से सारा हैंडल करना होता है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल करते हैं। मीन्स कि वहाँ से ये क्या कहते हैं, क्रेडिट और डेबिट होता है, जो भी उनकी चीज़ें सेल आउट होती हैं या कोई वो परचेज वगैरह करते हैं। ठीक है जी, वेल डन। तो बच्चों वेयर हाउस एक स्पेसिफिक आजकल एक सब्जेक्ट है, और इसके जो पूरी दुनिया में जस्ट लाइक एक ये भी एक साइंस है कि हाउ कैन वी प्लेस डिफरेंट आइटम्स। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द वेयर हाउसेज, प्योरली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्योंकि वेरिएशन प्रोडक्ट्स की है। तो हर वेयर हाउस के लिए आप पूरे जो वेयर हाउसेज है जनरली उसमें रोबोट काम कर रहे होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल है, प्रोग्रामिंग का रोल है। तो ऑपरेटर जो उनको ऑपरेट कर रहा होता है उसने सिर्फ खुद बताएगा, वो जो टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर बताएगा कि इस आइटम के लिए स्पेसिफिक लोकेशन है, वो सिर्फ खुद नहीं, मैनुअली काम ख़त्म हो गया दुनिया में। तो अगर आपने उसको स्टोर करना है और रिट्रीव करना है, बहुत द केसेस में, जैसे अभी उन्होंने बात की है डेबिट और क्रेडिट की, तो ये एक टेक्निकल टर्म, हम स्टोर करने के लिए, उसको रिट्रीव करने के लिए, दोनों केसेस के अंदर हम क्या करेंगे, ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो स्टोरेज का भी रिट्रीवल का भी दोनों चीज़ें हैं। तो वो पोजीशनिंग बताएगा शेल्फ की। और वेयर हाउसेस के अंदर जो कैबिनेट्स यूज़ करती है वर्टिकल, टॉल वर्टिकल है, और क्रेन यूज़ की जाती हैं, रोबोट्स यूज़ किया जाता है टू प्लेस, टू रिट्रीव अ स्पेसिफिक आइटम ऑफ द प्रोडक्ट, डिपेंड्स अपॉन साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ होती हैं कि सॉर्टेबल प्रोडक्ट्स होती हैं एक पैकेज के अंदर हैं। लेट से आपने एग्जांपल है उसकी दे सकता हूँ, कोई भी ऑनलाइन ई कॉमर्स का स्टोर है और आपने ऑर्डर प्लेस किया और आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, तो अगर वो एक पैकेज के अंदर आ सकती है, हम कह सकते हैं, और वो उसका स्मॉल साइज़ है, मैक्सिमम उसका जो वेट है, अब मैं कहता हूँ उसको लेट से उसको 5 kg तक वेट है, तो उसको एक हम सेगमेंट डिफाइन करेंगे। ठीक है, और अगर आप का पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, अगर आप शिपमेंट या पार्सल या पैकेज बेच रहे हैं, तो उसके लिए एक डेस्टिनेशन होता है कि एक उसका वेट होता है, ये दोनों चीज़ें मैटर कर रही है। उसका डेस्टिनेशन वेट ऑफ
साइज वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं, सम लाइट वेट होती है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके लिए आपको फिर अगर लेट से मोटर बाइक राइडर है वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्पेसिफिक वैन यूज़ करनी पड़ेगी डिलीवरी के लिए। अगर आप होम ऑर्डर आपने किसी ने प्लेस किया है तो वंस अगेन डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड द साइज ऑफ द प्रोडक्ट, उसके मुताबिक ही है। तो ये हम ही बात कर रहे थे वेयर हाउस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है जी रिमेनिंग, ये अभी इंट्रोडक्शन। तो वेयर हाउस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने स्पेस और मटेरियल हैंडलिंग को इनके दरमियान एक ट्रेड ऑफ डेवलप करना पड़ता है। इसकी स्पेस की कॉस्ट क्या, हम मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज करने से वर्टिकल शेल्फ होती हैं रेदर देन हॉरिजेंटल, उनकी एक्सपेंशन जो कम होती है और वर्टिकली टॉल होती है। और मटेरियल हैंडलिंग के लिए मैनुअली करते हैं, तो मैनुअल का ज़माना गुजर गया और आजकल है दौर है जो बच्चों वो है ऑटोमेटेड। कुछ वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जी। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, रीड करेगा स्लाइड नंबर 12 को, टाइप्स ऑफ अ लेआउट। रिमेनिंग हमारे पास जो 2 रह गए हैं, फिक्स पोजीशन है, प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट है। ज़रा इसको रीड कर दे, फिर मैं इसे ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। इन डिटेल अभी हमने इसको डिस्कस करना है, उसकी काइंड्स को भी और सारी चीज़ें। एनीवन मे रीड स्लाइड नंबर 12? ओके सर, मैं कर देता हूँ। बिल्कुल जी करें। Fixed position layout addresses the layout requirements of large bulky projects such as ships and buildings. Process oriented layout deals with low volume, high variety production, also called job shop or intermittent production. Well done, Zade sir. तो जो फिक्स पोजीशन लेआउट है, देखिए लेट्स से इफ द प्रोडक्ट इज वेरी बल्की, वेरी हैवी, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ अ बिल्डिंग, तो हम क्या करते हैं, वी मूव ऑल रिसोर्सेज either human resource to a specific site. Whenever we move all resources to a specific site, such kind of arrangement is known as a fixed position layout. दुनिया में जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है फिक्स पोजीशन लेआउट के अंदर आती हैं। तो रीज़न क्या है कि हम तमाम रिसोर्सेज को उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल है, मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स अ स्पेसिफिक साइट या लोकेशन। ड्यू टू दिस इट इज़ नोन एज ए फिक्स पोजीशन लेआउट। पोजीशन फिक्स रहती है उस प्रोजेक्ट की। एक तो कंस्ट्रक्शन होगी, जितनी भी कंस्ट्रक्शन है इररिस्पेक्टिव द नेचर ऑफ अ कंस्ट्रक्शन, आप घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी की कर रहे हैं और किसी हॉस्पिटल की कर रहे हैं, तो ये सारी की सारी एग्जांपल है फिक्स पोजीशन। उसके बाद अगर शिप की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ये भी रिसोर्सेज हैं, या एयरक्राफ्ट की हो रही है, तो ये तमाम के तमाम बल्कि प्रोडक्ट होती हैं और इनको हम मूव नहीं इजीली किया जा सकता। फिर हम रिसोर्सेज को लेके जाते हैं साइट की कंस्ट्रक्शन के लिए, शिप के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए। ये ऑल एग्जांपल हैं फिक्स पोजीशन लेआउट। अब पिक्चर डेवलप होती जा रही है हमारे जहनों में कि हर की ये होता क्या है जी, फिक्स पोजीशन किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया। जिधर पोजीशन फिक्स होती है और हम रिसोर्सेज को मूव करते हैं टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक लोकेशन। अब आते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, तो प्रोसेस को हमने बारहा डिफाइन किया है। क्या होता है जी प्रोसेस? एनीवन इसके ज़हन में प्रोसेस की डे 1 से चलते आ रहे हैं, हमने प्रोसेस को डिफाइन किया। Any answer? Conversion of raw material into final goods. ठीक है, ये राइट आंसर है। इट इज़ प्योरली अ ट्रांसफॉर्मेशन और द कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू रिक्वायर्ड आउटपुट। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर लो वॉल्यूम होता है और हाई वैरायटी होती है और इट हैज़ अ डिफरेंट नेम। इसको प्रोसेस भी बोलते हैं, जॉब शॉप भी कहते हैं, इंटरमिटेंट भी कहते हैं। और इसके डिफरेंट नेम इसलिए हैं कि इस पर वेरिएशन आती है फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सपोज इसकी एग्जांपल है हॉस्पिटल की एग्जांपल है, और उसमें वैरायटी ऑफ पेशेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़। एक डिजीज़ एक काइंड की तो है नहीं। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये प्रोसेस ओरिएंटेड है, तो हर कस्टमर को या हर पेशेंट को इंडिविजुअली डील किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स डिजीज़। ठीक है जी। और उसके बाद इसकी और एग्जांपल है कि बॉयज़ की भी हो सकती है, लेकिन गर्ल्स की ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है। एक तो रेडीमेड गारमेंट्स होती हैं और एक टेलर मेड होते हैं।
ठीक है ना। तो बॉयज़ जनरली मैं अपनी एग्जांपल है, तो हम तो रेडीमेड यूज़ करते हैं, वो शलवार कमीज़ हैं या वो ट्राउज़र एंड शर्ट है, तो इजीली होते हैं, इजी टू यूज़, इजी टू वेयर। लेकिन अभी ये सिर्फ प्रोसेस ओरिएंटेड की एग्जांपल है। लेकिन अगर आप लेट से आपने फंक्शनल ड्रेस आपने तैयार करना, बॉयज़ के केस में भी हो सकता है, गर्ल्स के केस में हो सकता है। जनरली फंक्शनल जो होते हैं, आप कह रहे हैं कि वो हम टेलर्ड मेड ड्रेसेस यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस हो सकते हैं, स्पेशली केस ऑफ द गर्ल्स की। तो मुझे येस और नो में आंसर कर सकती हैं, नहीं सर हम ऐसा नहीं करते, क्या करते हैं दोनों केसेस के अंदर। तो फंक्शनल हमारी जो ड्रेसिंग होती है वो हम टेलर्ड मेड होती है, तो ये उसकी एग्जांपल है। दूसरी आप कुकिंग की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि आप डिफरेंट डिशेस हैं, मेन्यू आपके पास है, तो ये भी प्रोसेस ओरिएंटेड है कि हर आदमी की लाइक्स और डिसलाइक्स डिफरेंट होती है। तो आप बता सकते हैं किस किस्म का आपको खाना चाहिए, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो ये सारी की सारी एग्जांपल आपके पास है, प्रोसेस की है। अब बात है रिमेनिंग टू वर्क सेल किसे कहते हैं या प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट क्या होता है, तो उनकी तरफ मूव करते हैं जी। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए जी। रिमेनिंग जो लेआउट्स रह गए हैं, लास्ट टू हैं हमारे पास वर्क सेल, ज़रा इसे रीड कर दे फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनीवन मे रीड। So types of layout. Work cell layout arranges machinery and equipment to focus on production of a single product or group of related products. Product-oriented layout seeks the best personnel and machine utilization in repetitive or continuous production. अब जो वर्क सेल लेआउट है, इट इज़ प्योरली रेलेवेंट टू अ सिंगल प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट ऑफ अ सेम नेचर, और उसके डिफरेंट वेरिएंट हम कह सकते हैं। तो वर्क्स जो सेल है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात, हम सिंगल प्रोडक्ट की बात करेंगे, और इसकी एग्जांपल आप कह सकते हैं, लेट से आप पिज़्ज़ा की एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये वर्क्स अरेंजमेंट है, अब उसमें डिफरेंट वेरिएंट है, वैरायटी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम इसकी एग्जांपल वर्क सेल लेआउट की दे सकते हैं कि मोस्टली हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की इसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उसकी यहाँ मैक्सिमम अगर ग्रुप की बात करेंगे रेलेवेंट टू उसके डिफरेंट वेरिएंट की बात करेंगे, नेचर उनकी वही रहेगी, एक सिंगल प्रोडक्ट की रहेगी। ये जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है इसके अंदर आप अरेंजमेंट है, रोल ऑफ अ मशीन इज़ वेरी हाई, तो हम यूटिलाइजेशन पर्सनल की है या मशीन की है, और इसके अंदर रिपीटेटिव और कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है। इसकी एग्जांपल है लेज़ की। तो लेज़ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज मीन प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। अंदर क्या होता है जी, इसमें वही रिपीटेटिव टास्क होता है, डेली बेस पर वही आपने काम करना होता है, और रोल ऑफ अ मशीनरी इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द रोल ऑफ अ वर्क फोर्स, या पर्सनल का रोल कम होता है और मशीन का रोल प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा होता है। लेकिन प्रोसेस के अंदर रोल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स इज़ वेरी वेरी हाई। लेट्स से पेशेंट के केस में रोल ऑफ अ डॉक्टर, और गारमेंट्स के केस के अंदर रोल ऑफ टेलर मास्टर, ठीक है जी, उसके अंदर तो रोल ऑफ जो प्रोसेस की बात हमने पहले की, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर रोल ऑफ मशीन इज़ वेरी हाई। मतलब सर काइंडली ये दोनों दोबारा रिपीट कर देंगे, वर्क सेल आउट लेआउट और प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट। बड़ा ये जो वर्क सा लेआउट होता है ना, ये लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है और इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। आप किसी भी कार की एग्जांपल ले सकते हैं, तो कार के अंदर एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स है। तो वर्क सेल के अंदर वी आर प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिक कंपोनेंट, एक सिंगल प्रोडक्ट की बात है, सिर्फ उसी को हम डिस्कस करेंगे, ये वर्क सेल है। और प्रोडक्शन के अंदर कि ये रिपीटेटिव होता है, एक टास्क से लेट से हम काम कर रहे हैं, उसकी होल एक प्रोडक्ट की बात होगी, ठीक है जी, एक सिंगल उसका नहीं होगा, तो उसमें कंपोनेंट्स वाली बात नहीं है। इसकी इजी एग्जांपल मैंने लेस की बात की है, सोप की बात की है, और आप और भी टूथपेस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं। ये प्रोडक्शन ओरिएंटेड लेआउट होता है।
ठीक है जी। और इसके अंदर रोल ऑफ अ मशीनरी डेट इज़ वेरी मैकेनिकल वर्क होता है और रोल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स वर्क कंपैरेटिवली कम होता है। अभी बात करेंगे और डिटेल के साथ इन एज कम्पेयर टू अ प्रोसेस के अंदर रोल ऑफ अ मशीनरी रोल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स और स्पेशली रोल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स इज़ हाई एज कम्पेयर टू द रोल ऑफ अ मशीनरी। प्रोसेस के अंदर रोल ऑफ अ डॉक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है टू डायग्नोज एग्जैक्ट डिजीज़ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, बाकी चीज़ें भी हैं, सारी चीज़ें रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उसका अपना एक्सपीरियंस भी है, ये बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और अगर वो सर्जन है, उसका जो रोल है, इक्विपमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जो रोल ऑफ सर्ज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये प्रोसेस की बात हो रही है। ये डिफरेंस है प्रोडक्ट के अंदर और प्रोसेस के अंदर। प्रोडक्ट के अंदर रोल ऑफ मशीनरी ज़्यादा हाई होता है और नीचे उसकी और एग्जांपल भी आने जा रही है। एक स्टूडेंट चाहिए, ये जो स्लाइड नंबर है 14 को ज़रा रीड कर दिया, इसमें और डिटेल्स की रियल लाइफ एग्जांपल गिवन है। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ हम लोकल एग्जांपल भी शेयर कर सकते हैं। ये टेबल है, तो टेबल के अंदर पहला तो डिफरेंट टाइप्स हैं लेआउट की, सेकंड जो कॉलम है उनके ऑब्जेक्टिव्स है, थर्ड एंड द लास्ट वन एग्जांपल्स। हाँ जी, एनीवन मे रीड स्लाइड नंबर 14। Okay, sir. Offices layout objective to create workers requiring frequent contact close to one another. Example, Allstate Insurance, Microsoft Corporation. Retail objectives expose customer to high margin items. Example, Sugar Supermarket, Walgreens, Bloomberg Grade. Warehouse storage objectives balance low cost storage with low cost material handling. Example, Federal Mogul's Warehouse, The Gap's Distribution Center. Project fixed position objectives move material to the limited storage areas around the site. Examples, Ingalls Ship Building Corporation from Plaza, Pittsburgh Airport. अच्छा जैदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस सर, काइंडली मेरी अटेंडेंस अपडेट कर देंगे आप सर? वो 3 बेटा मिनट मैंने कर दी है जैदी साहब। मैंने जब आपको देखा ना, यस तो सर, मैंने आपको देखते सारी अटेंडेंस जिन लोगों ने ज्वाइन किया ना, मैंने कर दी। थैंक यू तो सर। मैं अज्यूम करता हूँ कोई ना कोई इशू होगा, तो इस वजह से बच्चे लेट हैं, अदरवाइज मैं अज्यूम करता हूँ। बहुत ठीक है, लाइट जा रही है, गर्मी ने मार के रख दिया कसम से। चलो ठीक है, यूनिवर्सिटी आप चिल प्रोग्राम होगा जी, ज़्यादा टाइम गुजारे यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, पढ़े भी साथ। तो अगर कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है तो इंसान की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है जी, ये एक इंटरनेशनल या नेचुरल फिनोमिना है। तो कंड्यूसिव, अगर एक्सट्रीम वेदर है ना, इधर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, तो हमारी परफॉर्मेंस डाउन चली जाती है। तो दुनिया ने, जिन लोगों ने तरक्की की है, तो उन्होंने इन्वायरमेंट इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पूरी दुनिया के अंदर इर्रिस्पेक्टिव कि आपका बाहर का इन्वायरमेंट कैसा है, लेकिन घरों का इन्वायरमेंट है हमारी, तो ये जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी नीचे चले गई है और हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। टॉप ऑफ द लिस्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एसी परचेज़ करना इतना इशू नहीं होता, लेकिन उसका बिल बहुत बड़ा इशू होता है हम लोगों के लिए। तो हम जनरली जो मेरे जैसे हम टीचर हैं मीडियोकर, हमने टाइम फिक्स किया होता है भाई, इसी टाइम पर कर सकते हैं। 24 आवर हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है भाई। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरी एज इस एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो बाकी लेमैन के लिए क्या हाल होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी जो उसने हमें नेमतें दी। लेकिन दुनिया ऐसा नहीं है बच्चों, जिन लोगों ने तरक्की की है एज अ होल, एज अ नेशन उन्होंने तरक्की की है, वही तरक्की होती है। ये जो बेसिक नीड्स है ना, ये फुलफ़िल करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम बहुत बहुत पीछे रह गए हैं दुनिया से। दुनिया बहुत आगे निकल गई है हमसे, जो बहुत पीछे थे। मैंने शायद आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि एक आर्टिकल मेरे पास गुजरा, उसने ना हैरत अंगेज़ मुझे इस तरह है कि एक फिगर उसने नोट की 1951 की। तो आप आजकल गूगल है, आप उसे सर्च आउट करके बता सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है।
तो अगर मैंने पहले शेयर नहीं किया, उसने कोरियन का और पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन किया 1951। तो 1951 की जो आर्टिकल था उस पर जो फिगर लिखी थी पाकिस्तानियों की जो पर कैपिटा इनकम थी 1951 में, वो थी 97 यूएस डॉलर और कोरियन की थी 79 यूएस डॉलर। और उसमें डेटा जो गिवन था 2019 का था कि 2019 के अंदर वो जो कोरियन थे जिनकी पर कैपिटा इनकम थी जस्ट $79 इन 1951, in 2019 raised up to 46,000 US dollar. How much? 46,000 US dollar। और पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1951 का जो डेटा था $97 से इंक्रीज करके 2019 तक जस्ट 1300 US डॉलर, 1300। तो ये जो स्पिरिट है, अगर उसी से हम होते तो आज हमारी जो पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की, अगर उसी स्पिरिट के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी 46 है तो हमारी तो फिर 60 के करीब पर कैपिटा इनकम होनी चाहिए, 60,000। तो ये बात है जी बेटा जी, ये है लीडरशिप है। जो हम विजन की बात करते हैं, मिशन की बात करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, तो हम यहाँ लैग कर रहे हैं। ठीक है जी बच्चों, तो इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि हमारी जो मीटिंग इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में होगी जी। और अभी आपके जहनों में कोई क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ नेक्स्ट हम मीटिंग जो है तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी है, और हमारी दुआ है कि ये जो बाकी टाइम है हमारा बड़ा अच्छा गुजरे।